भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हमारे जो लोकसभा के चुनावों के हमारे जो पक्ष में हैं, हमारे जो लीडिंग कैंडिडेट हैं और हमारे जो फेस ऑफ द पार्टी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये उनके चुनाव हैं। वो सबको चुनाव जिताते हैं, उनके नाम पर ही, उनके काम पर ही लोग खड़े खड़े चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये अब की बार उनके चुनाव है। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि ये बहन कंगना को अगर आप वोट डालेंगे तो उसे ये वोट मिलेगा, या बहन कंगना को जब वोट डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वोट मिलेगा। तो आपने किसी तरह की कोई कमी हमारे क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कुछ काम किए हैं जिनके कारण मुझे समृद्धि मिली है, जिनके कारण मुझे पूरे समाज में, पूरे विश्व में नाम मिला है, सम्मान मिला है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जनता के वोट भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं समझती कि मैंने ऐसा कुछ भी अभी तक किया है कि मुझे जनता अपना प्रतिनिधि चुने। ये मेरे जो भाई हैं यहाँ पर, जो आप कार्यकर्ता हैं, जो सब कार्यकर्ता, सब कर्मचारी जो कई दशकों से इस काम में लगे हैं, ये उन्हीं के अच्छे कर्म हैं, ये उन्हीं का प्रयास होगा, ये उन्हीं का सहयोग होगा और उन्हीं की कड़ी मेहनत होगी अगर मैं एक प्रत्याशी से लोकसभा की MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हूँ। तो मैं ये अवश्य समझती हूँ कि हमारी जो पार्टी है, जैसे हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में पार्टी को लीडर्स नहीं जिताते हैं, इनको जो है कार्यकर्ता जिताते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करने आई हूं कि आप लोगों ने मुझे अपना समझकर अपना मार्गदर्शन मेरा करना है, मेरा सहयोग करना है और मुझे अपना समझकर मेरे लिए आपको वोट्स भी मांगने हैं, जगह जगह जाना होगा, काम करना होगा। और जैसा कहा कि अभी अगले 2 महीने आप लोगों के लिए भी बहुत बिजी होंगे, लेकिन आप लोग अपना समय देंगे तो जैसे मेरे भाई राकेश जम्वाल जी ने कहा कि ये 2 महीने आप संभाल लीजिए, उसके बाद हम संभाल लेंगे। दोस्तों, आज मेरे बहुत युवा दोस्त आज यहाँ आए हैं। आप अक्सर समझते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्योंकि आप लोग बहुत युवा हो, हम लोग भी युवा हैं पर इतने युवा नहीं है जितने कि आप हो। तो आप लोग समझते होंगे कि क्या हुआ है 2014 में, जो ये कोई आसमान्य सा काम हुआ है कि आप लोगों ने वो वक्त नहीं देखा है, हम लोगों ने वो वक्त देखा है। जैसे हमारा देश जो है कई सदियों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्रता से निकला था दोस्तों, तो उस टाइम पे एक मनुष्य की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितना जीवन जीता था, 28 साल तक का ऑन एन एवरेज जीवन जीता था। भूखमरी से ग्रस्त, रोगों से ग्रस्त और गरीबी से बहुत बुरी तरह से ये देश ग्रस्त था। उसके बाद समय बीता, कई दशक बीते, हम लोगों ने कुछ कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, कुछ खाने को तो हमने जुगाड़ लिया, लेकिन फिर भी ये देश एक जैसे कोई क्रिपल्ड होता है, जैसे कोई ग्रस्त होता है, उस तरह से इस देश की आत्मा थी। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविश्वास था और हमारा जो आत्मसम्मान है, वो इन स्वतंत्रता ने तार तार कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर उसी विदेशी सोच विचार वाली सरकार आई, उन्हीं की एक एक्सटेंशन या उन्हीं की एक सरकार वो कही जा सकती है, वो महिलाएं भी विदेशी मूल की थी, उनकी सोच भी, जो उनके सब कर्मचारी थे वो भी विदेशी मूल की ही सोच रखने वाले थे। उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को झंझोड़ के रख दिया, ऐसा कर दिया कि भारतीय होना या भारतीयता की बात करना, अपने धर्म की, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात करना एक शर्मिंदगी से भी बदतर होता था। लेकिन इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला और उन्होंने इस मानसिकता को, जो कि हमारे जो चेतना शक्ति है उस पर एक घाव की तरह है, उन्होंने इसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा गुलामी का चिन्ह।
और उन्होंने हर एक भारतीय को कहा कि इस गुलामी के चिन्ह से हमें उभरना है। और हर एक भारतीय को उन्होंने इस बात का आभास दिलाया कि हमारा कल्याण, हमारी उन्नति, हमारा भविष्य हमारी भारतीयता में है, हमारी संस्कृति में है, और हम अपनी भारतीयता को पीछे छोड़कर कभी भी आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, एक देश की असली धरोहर क्या होती है? एक देश की असली संपत्ति होती है उसके नायक। हमारे नायक जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में वो जापान तक जो है युद्ध करके आए, अंग्रेजों को लोहा के चने चबा दिए, उन लोगों को उनका अस्तित्व गायब कर दिया इस देश से। हमारे प्रधानमंत्री ने जहां जॉर्ज पंचम की दिल्ली में मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसको हटाया और वहां सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को लगाया। ये हमारे प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हम सोचते थे कि उन्होंने किया क्या है, कहीं किसी किताब में आपको दिखता नहीं था। इतनी हमने मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी है, इतनी हमने अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ी है, हमें ये तक पता नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया क्या है। उन्होंने हमें बताया और याद दिलाया, जब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगवाया, उन्होंने हर एक देशवासी को याद दिलाया कि चाहे निजाम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हैदराबाद हो, उन्होंने किसी के भी आगे अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने हमें ये अखंड भारत दिया है जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, तो वो सम्मान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया। दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी उन्होंने ही हमें आभास कराया कि हम अपनी संस्कृति, जो सत्य है, जो सनातन है, उसे पीछा छोड़कर और जितने भी हमें आधुनिकता के नाम पर बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, धर्मांतरण किए जा रहे हैं, हमें हमारी मूर्तियों के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में जो गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाकर हमें भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिस सनातन से प्रेरित होकर आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, न्यूटन से लेके न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से लेकर हर जगह जो है हमारी गीता से, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से प्रेरित होकर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, उसी भारत को भटकाया जा रहा है और अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर किया जा रहा है। इसका आभास भी हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने करवाया। दोस्तों, इन्होंने, आपको पता है, जब आपकी बेटी की अनाउंसमेंट हुई कि कंगना जो है वो मंडी से प्रत्याशी होगी, तो इनको कैसी मिर्ची लगी वो आपने देखा, कितना कष्ट हुआ इनको और इन्होंने कितनी गंदी गंदी बातें कही। लेकिन अगर आप ध्यान से याद करें तो उन्होंने हमेशा ही इस तरह का संशय हर एक इंसान के प्रति दिखाया है। अब कल उन्होंने हेमा मालिनी जी के बारे में उनको कुछ नाचने गाने वाले कुछ ऐसा गलत अभद्र कहा। क्या हमारे वेदों में सामवेद की कितनी वर्णन है? सामवेद जहां पे नृत्य, संस्कृति और संगीत के बारे में हर तरह से विश्लेषण किया गया है, ज्ञान दिया गया है। वो एक महिला है, वो एक कलाकार है, एक 75 ईयर ओल्ड बुजुर्ग महिला के बारे में वो उनको नहीं छोड़ते तो वो मुझे कहां छोड़ेंगे? क्या वो एक देवी नहीं है? दिन में एक दिन नहीं होता होगा जब वो 2 से 3 घंटा रियाज नहीं करती होंगी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के लिए समर्पित कर दिया और अब उस समर्पण से अगर वो लोक सेवा में अपने आप को पूरी तरह से निछावर करना चाह रही है तो इसमें क्या गलत है? क्यों उन्हें उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें अभद्र टिप्पणी उन पे की जा रही है? लेकिन उन्होंने आज तक किसी को सम्मान दिया ही नहीं। राम के तो उन्होंने अस्तित्व को ललकारा कि राम थे ही नहीं, वो काल्पनिक थी। क्या आप सोच सकते हैं अगर राम मंदिर, आज वहां पे राम मंदिर है, जब वहां पे राम मंदिर था भी नहीं, जब वो मुगलों ने तोड़ दिया था, तब भी वहां पे सीता की रसोई, कौशल्य का कमरा, लक्ष्मण का कमरा, ये सब चीजें वहां आज तक रिजर्व थी। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। समस्त भारत में श्री राम के चिन्ह है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये काल्पनिक है।
इस तरह की अभद्र टिप्पणी वो हर चीज पर करते हैं। जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का स्कैम है। उन्हें अब कुछ होश नहीं रह गया है, वो कुछ भी कह रहे हैं किसी भी चीज पर। और उन्होंने हमारी सेनाओं बल को भी नहीं छोड़ा है। अगर वो गलवान में लड़ते हैं या वो पुलवामा में शहीद होते हैं, फिर भी उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में वो गलत टिप्पणी करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो कुबुद्धि, कुराजनीति हो रही है, इसी से हमें लड़ना है। इसीलिए हम इसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये धर्म है, वो अधर्म है। हमारी जो पार्टी है उसका सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्रवाद। और ये जो राष्ट्रवाद का जो हमारा धर्म है, ये हमें सर्वोपरि है और इसी का ये एक युद्ध है और हम युद्ध क्षेत्र में हैं। दोस्तों, मेरे बारे में इन्होंने चाहे किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी की हो, लेकिन मैं एक बात जानती हूं कि जो हमारी जो मंडी की जो लड़कियां हैं, हमारी जो पहाड़ी लड़कियां हैं, वो उनमें बहुत ही दमदार है और उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत है और जोश है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं यहां की पली बड़ी हूं और इन लोगों ने मुझे अभी नहीं, कदम कदम पर डराने धमकाने के बहुत प्रयास किए थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी मुझे डराने धमकाने के बहुत प्रयास हुए थे। कितने लोगों ने मुझ पर केस कर दिए। जब मैंने उनकी पोल पट्टियां खोलनी शुरू की, उन्होंने मुझे जेल में डालने की कोशिश की। उसके बाद जब मुझ में राजनीतिक चेतना आई और मैंने उसके बारे में, हर एक इंसान राजनीति करता है, जो वोट देता है वो राजनीति करता है। जब मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी को अपना उनका पक्ष लिया, तब इन्होंने मुझे डराने, इन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। जगह जगह इन्होंने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन मैं कभी नहीं डरी। क्यों? क्योंकि मैं हुई पहाड़ी तो आपको कभी नहीं डरती है। ये आत्मविश्वास, ये आत्मसम्मान मुझ में अपनी भारतीय संस्कृति से आता है। और मेरे युवा दोस्त जानते हैं, आज चाहे वो आत्मनिर्भर हो, चाहे वो डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया हो, ये लोग के वित्त मंत्री कहते थे कि अनपढ़ गवार देश है, ये कहां फोन चलाएगा, कौन से पेमेंट करेंगे डिजिटली। और आज शर्माती है कहीं नहीं। देखिए, हर माता बहन के हाथों में फोन है। मजाक उड़ाते थे ये हमेशा। इनकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो हमेशा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रही है। लेकिन आज देखिए, पूरे विश्व में मंदी चल रही है, क्षेत्रीय युद्ध हो रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आगे ही बढ़ती जा रही है। इन लोगों ने कभी भी भारतीयों को, इन्होंने हमेशा नीचा ही दिखाया है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि भारतीय कपड़े से लेके, भारतीय खान पान से लेके, भारतीय ट्रेडिशन से लेके और भारतीय क्षेत्रों से लेकर हर चीज भारतीय आत्मनिर्भर बनाते हैं और हमें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज ये जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, कभी सोच सकते थे भारत में जो 2014 तक इक्के दुक्के स्टार्टअप्स थे, 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स। अब जहां देखो, जो देखो, युवा स्टार्टअप में अपना जौहर दिखाना चाहते हैं। वो किसका हिस्सा? वो भी ये आत्मसम्मान जो हमें आया है, भारतीय होने का जो गर्व हमें आया है, उससे ये भावना हमें आती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या हुआ हम छोटे गांव से हैं, तो क्या हुआ हम छोटे क्षेत्र से, तो क्या हुआ अगर हमें इंग्लिश नहीं आती। ये जो भावना है, ये भावना हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जब हम लोग गणतंत्र थे, उसके बाद हम चाहे एक पार्षद आजादी मिली होगी, लेकिन सच की आजादी हमें 2014 में मिली है, जब हमें अपने आप को गर्व करने की आजादी मिली है। मैं अभी ये जो पूरा क्षेत्र है, ये आप लोगों के हवाले करूंगी, क्योंकि मेरे 17 मंडल हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, बहुत जगहों में मुझे भेजा जाएगा और मैं पूरी निष्ठा से अपनी तरफ से सब कुछ करूंगी। लेकिन मिचोड़ा बता गई, ये मेरा एरिया सुंदरनगर, सरगाघाट, ये सब को संभाल लेना। इना बड़ भरी चाल खेलनी, इना बड़ भरी अभद्र टिप्पणी करनी, क्योंकि
इन्हारा स्टाइल ही है एक दूसरे जो मन छड़ते आए पर तू हाँ कभी भी इन्हारी कोई गलेडी नहीं इन्हारी गल्ला च नहीं लगना आया भी कम ना बॉम्बे से आएगी बिटिया बॉम्बे चली जाना कि ऐसी काम नहीं कराने है एडी मेरी कोई मंशा नहीं मुझे भगवान की दया से मतलब सब कुछ आ उत्थे भी अपना काम छड्डी ने आई थी मुझे ना कुछ शोहरत की जरूरत थी ना कुछ जो चलो छोटा मोटा भगवान का दिया सब कुछ आ आऊँ अगर एक थियारी तो मेरे मना भी तो कोई मेरे मना च भी तो कोई इच्छा होगी ना तो अगर तुम्हें मेरी जगह हो अगर तुम्हें मेरी जगह सोचो अपने आप को रखने सोचो एक ही जगह मुझे इतनी सफलता मिल गई इतनी जगह मुझे उठी हुआ और इतने आने मैं कहाँ असफल हूँ ना क्या मेरी भी मंशा में इतने आने हो बेचो तो जाऊँ उनका जे मेरा अच्छा करियर रखा सब कुछ यहाँ भी मैं सफल ही होना चाहती हूँ राजनीति में भी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे लोग अपनाए मुझे लोग अपनी सेवा का मौका दे और ये तो भी एक ही टर्म देनी तो हम जो बार बार लेने तो हमें तब तुम्हारी सेवा करनी है मेरे भाई का भी ना पकड़नी नहीं हो बात इलेक्शन बाद ना पकड़नी नहीं हो भाई तू दूसरी बार जाना वोट लेने की नहीं ये नहीं होता है ये सब बचकानी गल नहीं है कोई एड़ा कोई मूर्ख थोड़ी ना है तीन जाएगी घूमने फिरने चलो जो घूमी फिरने हुए एड़ा थोड़ी होता है उनके दिमाग उनकी जितनी बुद्धि है उतनी वो बातें करते हैं आपने उनकी बातों में बिल्कुल नहीं लगना है मेरा जो निश्चय है मैं चाहती हूँ कि मैं तो ऐसी एमपी बनूं कि लोग बोले कि ऐसी तो भूलो ना तो गुस्से दो उसमें भी तो जैसी सी बात है ना ऐसे ही सोचेंगे ना तो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ मेरा भी यही निश्चय है मेरा भी यही मन है बस अब आपने मौका देना है मैंने आपको अपना निश्चय बता दिया अपना मन बता दिया अब आप लोगों ने पूरा मेरा साथ देना है और मुझे जो है विजयी कराना है जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मोदी जी को जय